जय हिंद प्यारे साथियों। हिंदी का एक और प्रैक्टिस सेट हम करने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम, यूपीएसआई, एसएससी जीडी या हर वो एग्जाम जहां पर हिंदी पूछी जाती है उसके लिए एक सुपर सेट प्रैक्टिस मैंने यहां पर शुरू की है हिंदी की, जिसका पहला सवाल मैंने यहां पर रखा है। देखना, ये कह रहा है कि द्वंद्व समास में क्या कह रहा है दोस्त, द्वंद्व समास में किसका प्रयोग किया जाता है। यानी द्वंद्व समास होता है उसमें एक चिन्ह लगाया जाता है, उसमें कौन सा चिन्ह लगाया जाता है ये कहना चाह रहा है। क्या पूर्ण विराम लगाया जाता है? आप कहोगे नहीं लगाया जाता। क्या संयोजक लगाया जाता है? बिल्कुल लगाया जाता है। संयोजक या इस संयोजक को एक और नाम देते हैं, इसका संयोजक का एक योजक भी होता है। योजक, या तो आप इसको संयोजक कह सकते हो या फिर इसको योजक कह सकते हो। काकपद नहीं होता और ना ही अवतरण होता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द्वंद्व समास के उदाहरण यानी योजक चिन्ह जो होता है वो कुछ इस हाइफन की तरह होता है, यानी इंग्लिश में इसको हाइफन बोलते हैं। ठीक है भाई, जैसे जैसे माता पिता अगर मैं लिखूं, जैसे मैं यहां पर माता पिता लिखूं, माता पिता, माता पिता, ये यहां पर मैंने माता पिता लिखा। ठीक है भाई, यानी कि ये जो चिन्ह लगा हुआ है बीच में इसको योजक चिन्ह बोलते हैं या इसको फिर संयोजक चिन्ह भी बोल देते हैं। ठीक है भाई, यहां पर ये जो लगता है इस द्वंद्व समास की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि दो शब्दों के बीच में हाइफन लगेगा यानी योजक लगेगा और दोनों ही शब्द क्या होंगे, एक दूसरे के विपरीत होंगे। ये शर्त होती है इसकी, दोनों ही एक दूसरे के विपरीत होने चाहिए प्लस योजक चिन्ह होना चाहिए इनके बीच में। समझ रहे बात को? और इसमें द्वंद्व समास में कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास होता है, ये द्वंद्व समास ही है जिसके दोनों पद, जिसके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान होते हैं मतलब अगर दोनों पद रहेंगे तभी ये समास बनेगा, वरना नहीं बनेगा। माता पिता, और उदाहरण ले सकते हो जैसे भाई बहन, जैसे भाई बहन, भाई बहन, भाई बहन, ये देखोगे तो ये भी क्या है, भाई बहन एक दूसरे के विपरीत है, उल्टा है। समझ रहे बात को? तो बीच में क्या है, योजक चिन्ह या संयोजक चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा बनेगा? 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो दोनों पद प्रधान किसके होते हैं दोस्त? तो ये होते हैं द्वंद्व समास के। और जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता वो कौन सा होता है? तो आप कहोगे वो होता है बहुब्रीहि। कौन सा होता है? वो होता है बहुब्रीहि। बहुब्रीहि, ठीक है भाई, बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास ऐसा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, हालांकि और जानकारी भी है लेकिन इस सवाल के लिए इतना ही काफी है। देखना अगले सवाल में क्या कह रहा है। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। सवाल में कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं सबको। यहां पर कहा जा रहा है हमसे, यहां पर कहा जा रहा है, ये कह रहा है महासद शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। क्या कह रहा है दोस्त? क्या कह रहा है ये कह रहा है हमसे कि महोसद शब्द का संधि विच्छेद। अब यहां पर आप संधि विच्छेद जब इसका करोगे, किसका दोस्त? इस महोसद का, तो क्या बनेगा? तो आप कहोगे महा प्लस औषधि बनेगा। क्या बनेगा? महा प्लस औषधि। देखो महा प्लस औषधि बनेगा तो ये औषध लिखा हुआ है, ये तो होगा नहीं। ठीक है भाई, यहाँ पर महा प्लस औषधि, औषधि बिल्कुल सही लिखा हुआ है। देखो औषधि में ध पर छोटी की मात्रा होती है तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, जिन्होंने ये पीडीएफ बनाई उन्होंने आज यहाँ पर एक चित्र भी लगाया, आपको दिख रहा होगा, यानी गुड्डे का चित्र। काफी मेहनत कर रहे हैं वो हमारे साथ साथ, है ना। इस सफलता में उनका बहुत बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है भाई, तो उनका नाम सचिन है जो ये पीडीएफ बना के देते हैं हमें। ठीक है भाई, और उन्होंने ही ये आर्ट डिजाइन खुद से ही क्रिएट किया है, मुझे अच्छा लगा। समझ रहे हो बात को? तो यहाँ पर महोसद में जो संधि विच्छेद रहेगा वो रहेगा महा प्लस औषधि। अगर मैं आपसे ये कहूं दोस्त कि इसमें कौन सी संधि है तो आप क्या बताओगे? इसमें कौन सी संधि है? तो आप कहोगे इसमें दो मात्राएं दिख रही है तो इसमें हो जाएगा वृद्धि संधि। कौन सा दोस्त? इसमें हो जाएगा वृद्धि संधि। वृद्धि संधि कौन सी दोस्त? वृद्धि संधि। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगले पे आ जाते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा गया सवाल में, इसको मिटा लेते हैं। इसमें कह रहा है कि किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया, किसी के दुख पर, किसी के दुख से दुखी होकर उस पर की गई दया क्या कहलाता है? यानी अगर कोई इंसान दुखी है और आप जाओ और वहां पर अपना दुख प्रकट कर दो, है ना, तो उसे लगे कि यार हम दुखी हैं, हमारी वजह से ये बंदा भी दुखी है। तो ऐसी ये दया, ये एक प्रकार की दया है, यानी सांत्वना इसको आप बोल सकते हो। तो ये जो दया है ये
इसको क्या कहते हैं, वो ये सवाल कहना चाह रहा है कि इसको हम क्या कहते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं दोस्त, इसको बोल देते हैं अनुकंपा। क्या बोलते हैं, यानी दुख में दुख दिखाना, दुख में दुख, अपना भी दुख दिखाना, उसको क्या बोलते हैं, ऐसी एक दया होती है, और ऐसी दया को क्या बोलते हैं, अनुकंपा। ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है, ठीक है भाई, ये एक जनरल नॉलेज का सवाल है, इसमें सिखाने लायक कुछ नहीं है। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कहा जा रहा है सवाल के अंदर, इसको मिटा लेते हैं यहां से। इसमें कह रहा है कि सलभ चंचल मेरे प्राण, इसमें सलभ क्या है, यहां पर एक वाक्य दिया गया है, ये वाक्य है, इसमें कह रहा है कि सलभ चंचल मेरे प्राण, यहां इन दोनों के बीच में योजक होगा, समझ रहे हो। और सलभ चंचल यानी कि जो चंचलता है, यानी कि आप कह सकते हो मासूमियत, चंचलता को मासूमियत बोल सकते हो। ये जो मासूमियत है वो कैसी है, सलभ है, बहुत ही ज्यादा सौम्य है, ठीक है भाई। तो इन दोनों के बीच का यानी उपमेय और उपमान का अभेद रूप हो तो उसमें क्या होता है, उसमें रूपक अलंकार होता है। क्या होता है, रूपक अलंकार होता है। और दोनों में जब अभेद हो जाता है यानी कोई अंतर नहीं रहता है तो उसमें जो सुलभ होगा ये वाला, इसको बोलेंगे उपमान। क्या बोलेंगे दोस्त, इसको बोल देंगे उपमान। कहीं पर है क्या, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उपमान, उपमान क्या होता है, जिससे तुलना की जाती है उसे उपमान बोलते हैं, और जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय बोलते हैं। यानी कि चंचल यहां पर क्या हो जाएगा, उपमेय हो जाएगा, और सलभ क्या हो जाएगा, यहां पर उपमान हो जाएगा। और एक किसका एग्जाम्पल है, रूपक अलंकार का। आगे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कर रहा है अभी सवाल में, सवाल नंबर में क्या कह रहा है, इसमें कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं यहां से, ठीक है भाई, इसको मिटा लेते हैं। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे कि कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है, यानी घोड़े का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है, वो हमसे ये बात कहना चाह रहा है, ठीक है भाई। कौन सा इसमें घोड़े का पर्यायवाची नहीं है। तो आप अच्छे जानते हो घोड़े के जो पर्यायवाची होते हैं वो बाजी भी होता है, बिल्कुल सही है, तुरंग होता है, ये भी होता है, घोटक भी होता है, लेकिन शार्दुल नहीं होता। शार्दुल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। डी हमारा आंसर बनेगा, क्योंकि उसने क्या पूछा था, उसने पूछा था नहीं है, तो कौन सा नहीं है, शार्दुल नहीं है। शार्दुल किसका पर्यायवाची है, फिर आप कहोगे ये है सिंह का पर्यायवाची। सिंह मतलब ये शेर का पर्यायवाची है, किसका दोस्त, ये शेर का पर्यायवाची हो जाता है, ठीक है भाई। जिसको मृगेंद्र भी बोलते हैं, इसको मृगेंद्र भी बोलते हैं, सिंह यानी शेर को मृगेंद्र भी। अगले पे आ जाते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कह रहा है भाई सवाल में, सवाल के अंदर कहा जा रहा है, इसको मिटा लेते हैं यहां से, इसको मिटा लेते हैं। क्या कह रहा है इसमें कि एक और अजगर रही लखी, एक और मृग राय, बिकल बटोही बीच ही पयो मूर्छा खाए, निम्न पंक्ति में कौन सा रस है। देखो इसमें रस पूछ रहा है, शांत रस है, भयानक रस है, करुण रस है, रौद्र रस है। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं रस निकालने की। देखो कोई भी एक शब्द, इस ये पूरी पंक्ति दी गई है हमें यहां तक, देखो यहां पर एक पंक्ति दी गई है। अब इसमें हमें अपना आंसर लगाना है, समझ रहे हो, ज्ञाता नहीं बनना है, हमें आंसर लगाना है, हमें नंबर लेना है एग्जाम के अंदर। तो अगर वो हमसे कहेगा इसमें कौन सा रस है, शांत रस है, भयानक है, करुण है या रौद्र, आप अच्छे जानते हो रौद्र में क्या होता है, गुस्से का भाव होता है, करुण में शोक का भाव होता है, भयानक में भय का भाव होता है, और शांत में निर्वेद का भाव होता है। तो इसमें से अगर हमें आंसर लगाना हो इस पंक्ति में से ढूंढ कर, तो कैसा लगाएंगे। तो आप बताओ, यहाँ पर कोई ना कोई शब्द आपको ऐसा जरूर मिलेगा जो इन चारों से कनेक्टेड रहा होगा, समझ रहे बात को। एक और अजगर रही, अब अजगर है एक तरफ है क्या है, अजगर है, और एक तरफ क्या है, लखी हुई है। तो अजगर को देख के आपको कैसा लगेगा, क्या आप शांत हो जाओगे अजगर को देख के, क्या आप भयभीत हो जाओगे, क्या आप शोक मनाओगे, क्या आप गुस्सा हो जाओगे। तो जब भी आप कोई ऐसी चीज देखोगे, चाहे वो अजगर हो, शेर हो, ऐसी कोई चीज जब आप देखोगे तो आपको वहां पर क्या लगेगा दोस्त, तो आपको आंसर आना चाहिए आपको कि हमें भय लगेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, इसमें भयानक रस हो जाएगा। कौन सा, भयानक रस। देखो हमें आंसर लेना है अपना। एग्जामिनर जो हमें एग्जाम कराएगा वो हमसे एक सवाल देगा, और उस सवाल का हमें आंसर से मतलब है, और सिर्फ गोला भरना है, समझ रहे हो बात को। तो ज्ञाता नहीं बनना, जिद भी नहीं करनी, अपना आंसर यहां से मिल गया, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं, ठीक है भाई। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। तो हमें हमारे आंसर से मतलब है, चाहे वो सीख के मिल जाए या फिर कैसे भी तरीके से, समझ रहे हो। अगले सवाल पे आ जाते हैं, इसको मिटा लेते हैं यहां से। ये कह रहा है हमसे कि एक की
का सही रूप है, एक्य का सही रूप क्या है दोस्त? इसमें एक्य कैसे लिखा जाएगा? क्या इस समय जो ये एक्य लिखा हुआ है क्या ये बिल्कुल सही है? तो आप कहोगे ये जो है मेरे दोस्त ये गलत लिखा हुआ है, तो सही कैसे होगा? तो आप कहोगे इसका सही आंसर हो जाएगा एक्य। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बोले एक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। समझ लो ये ई जो है ये यहाँ पे आ जाएगी, एक की मात्रा बन जाएगी और आधा क्या ये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है भाई अगले सवाल में? इन्होंने अगले सवाल में कहा, देखो जिन्होंने पीडीएफ बनाई है कितना जानदार, उन्होंने यहाँ पर भी कुछ लिखा है, लाइक वगैरह कर दे जो भी है। देखो क्या कह रहा है इसमें, सवाल नंबर ये है, इसको मिटा लेते हैं यहां से। इसने कहा देखो यहाँ पर डॉट डॉट है, डॉट डॉट का मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ आने वाला है, यहाँ पर कुछ ना कुछ इनमें से आएगा, चाहे वो संज्ञा, विशेष से विशेषण या विशेषता, इसमें से कुछ आएगा। से संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता प्रकट होती है, यानी कि यहाँ पर ऐसा कौन सा शब्द आए जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता हो? विशेषता बताता हो। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताता है? तो आपका आंसर आना चाहिए वो बताता है विशेषण। विशेषण जो होता है वो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। समझ रहे हो? और जिस व्यक्ति जिसकी भी ये विशेषता बताता है, कोई भी संज्ञा हो तो वो क्या बन जाती है? विशेष से बन जाती है। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? आप कह दोगे उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है भाई, सवाल नंबर जो हमारा ये है उसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। देखो यहां पर क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसने कहा सवाल के अंदर ये कह रहा है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द, जो व्यक्ति किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द चुनना है। बताओ क्या आएगा एक शब्द? तो आप कहोगे जिज्ञासु आ जाएगा। क्या आएगा दोस्त? यहां पर आंसर लगा लोगे आप जिज्ञासु। देखो ये ना ये वोकैब के सवाल है, इसमें सिखाने लायक चीज कुछ होती नहीं है। इन सवालों में इस तरीके जो सवाल होते हैं ये डिपेंड करता है कि हम रीडिंग कितना करते हैं या रिवाइज कितना करते हैं, उसे याद कितना रख पाते हैं, है ना, लर्निंग कितनी ज्यादा कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करते हैं इस तरह के सवाल। इसमें सिखाने लायक कुछ नहीं होता। तो सीधा सा सवाल है कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाती है? तो आप कहोगे जिज्ञासु कहलाती है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कहा सवाल के अंदर? इसमें कहा जा रहा है, सवाल में इसको मिटा लेते हैं यहां से। ये कह रहा है हमसे कि चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची चुने। चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची चुने। तो चंद्रमा के लिए सही पर्यायवाची कौन सा होगा? देखो यहां पर निशाकर तो होता है, ये तो पक्का है। निशाकर तो होता है, तो निशाकर इसमें भी सही है ना? निशाकर इसमें भी सही है। ठीक है भाई, निशाकर इसमें भी सही है, इन तीनों में सही है। यहां पर निशाकर, यहां पर निष्कर है, तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता। ये वाला डी ऑप्शन तो कट गया। आंसर लगाने का तरीका बता रहा हूं, जब एक जैसे ऑप्शन मिले तो कैसे हटाते हैं बाकी ऑप्शनों को। अब यहां पर सुधाकर होता है, तो सुधाकर तो इसके अंदर भी है, यहां पर भी मिल गया। सुधाकर इसके अंदर भी है, यहां पर भी मिल गया। लेकिन यहां पर सुधकर है, तो यहां पर ये नहीं होगा। यहां पर आप देखोगे तो ये सुधकर है, सुधाकर नहीं है। तो हमारे दो ऑप्शन खत्म हो गए, बचे दो ऑप्शन। तो यहां पर दोनों सेम है। देखो निशाकर, सुधाकर, इंदु होता है। क्या होता है दोस्त? इंदु होता है, ना कि इदु। इसमें इदु है, जबकि यहां पर क्या है? इदु, इंदु है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और चंद्रमा का कुछ और भी होता है, शशि। शशि भी किसको बोलते हैं भाई? चंद्रमा को बोल देते हैं। किसको भाई? चंद्रमा को बोल देते हैं शशि। शशि भी इसको बोलते हैं। आगे आ जाते हैं सवाल नंबर अगले पे। देखो क्या कह रहा है सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। सवाल में कहा जा रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं सबको। इसमें कहा जा रहा है, बोले क्या कह रहा है कि प्रीति आघात का संधि रूप लिखिए। यानी कि अगर इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो तोड़कर प्रीति आघात बनाया गया है? क्या बनाया गया? प्रीति आघात बनाया गया है। तो हमें क्या बताना है? इसमें संधि बतानी है। ये कौन सी संधि बनेगी? जानी इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा? जैसे यहां पर लिखा हुआ है प्रीति, प्रीति और प्लस क्या है? प्लस है आघात। आघात क्या बनेगा दोस्त? आघात बनेगा। तो आप यहां से ई निकाल लो, यहां से आप छोटी ई निकाल लो, प्लस यहां से आ निकाल लो। आपने यहां से आ निकाला, क्या बनेगा भाई? ये बनेगा ई और या जब आपस में मिलते हैं तो ये या बन जाता है। क्या बनता है? या बन जाता है। अब आप यहां पर देखोगे तो यहां से आपने ई निकाली है, यहां से आपने ई निकाली है और यहां पर क्या बन गया? या बन गया। अब यहां पर क्या बनेगा? यहां पर आधा तय बचेगा, क्योंकि ई तो निकल गई, ई ने आधे तय को पूरा किया था,
तो यहाँ पर आधात्य बनेगा, सही है भाई। तो यहाँ पर बनेगा प्रत्यय घात, क्या बनेगा, यहाँ पर बनेगा प्रत्यय, प्रत्यय कर लेंगे, प्रत्यय, ये तो या बनेगा, देखो प्रत्यय, यहाँ पर आधाता था, आधाता यहाँ पर आ गया, तो ये बनेगा प्रत्यय और घात, घात ऐसे ही लिख देंगे लास्ट वाला घात, ठीक है भाई। तो ये बनेगा पूरा प्रत्याघात बन जाएगा, क्या बनेगा भाई, प्रत्याघात, कहीं पर प्रत्याघात। ऑप्शन नंबर कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, प्रत्याघात। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। ई और आ मिलकर क्या बनाते हैं, या बना देते हैं। और मैं अगर आपसे पूछूं कि इस प्रत्याघात में कौन सी संधि है, तो आप क्या बताओगे, इस प्रत्याघात में कौन सी संधि है, आप क्या बताओगे, तो आप कहो बड़ी आराम से बता दोगे कि भैया जी इसमें आंसर जो आएगा, इसका आप पूछ रहे हो कि इसमें कौन सी संधि है, तो अगर ये और बे, ये और बे के आगे, ये और बे के आगे अगर कोई आधा स्वर मिल जाता है, सॉरी आधा व्यंजन या कोई वर्ण मिल जाता है, तो वहां पर क्या हो जाती है, वहां पर यण संधि हो जाती है। कौन सी, यण संधि हो जाती है, कौन सी दोस्त, वहां पर यण संधि हो जाती है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं, ठीक है भाई। ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। आ गया, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, यण संधि हो जाएगी। आगे देखना सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। इसमें कह रहा है हमसे, इसको मिटा लेते हैं भाई। ये कह रहा है कि नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ में कौन सा समास है, नीलकंठ है तो नीलकंठ में कौन सा समास है। यानी कि आप अच्छे जानते हो, जब महादेव यानी शिव ने विष पिया था तो उनका जो कंठ था उसकी वजह से नीला हो गया था, तो उनको क्या बोलते हैं, नीलकंठ। नीलकंठ मतलब महादेव या शिव, ठीक है भाई। तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, यानी किसी ना किसी, इसमें कोई भी पद क्या रहा है भाई, प्रधान नहीं है, और ये किसी तीसरे को व्यक्त जब करता है, तो आप मैं कहूं नीलकंठ, नीलकंठ मतलब गला नीला हो गया था किसका, शिव जी का, है ना। तो ये किसको इंगित कर रहा है, बोले शिव को, किसको, शिव जी को इंगित कर रहा है। जब कोई दो पद मिलकर किसी तीसरे पद को बनाए या उसका निर्माण करे, तो वहां पर क्या हो जाता है, तो वहां पर बहुब्रीहि समास हो जाता है। कौन सा दोस्त, वहां पर बहुब्रीहि समास होता है, और इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। सवाल कभी कभी ये पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई पद प्रधान नहीं होता, तो वो है बहुब्रीहि। कोई पद प्रधान नहीं होता, लिख देता हूं यहां पर, कोई भी पद प्रधान, कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है भाई। कोई भी पद प्रधान नहीं होता, ठीक है भाई, नहीं होता है। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं, तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। सवाल नंबर अगले पे आ जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखना क्या कहा इसमें, इसको मिटा लेते हैं सबको। ये कह रहा है कि लाखों लोगों ने महसूस किया है, वाक्य में विशेषण है। ये एक वाक्य है अपने पास कि लाखों लोगों ने महसूस किया है, तो इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें विशेषण यानी एडजेक्टिव पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है, एडजेक्टिव कौन सा है। तो आप यहां पर देखो, लाखों लोग कैसे हैं भाई, इन लोगों की विशेषता क्या बता रहे हैं कि लोग जो हैं लाखों हैं, लाखों, तो लाखों यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त, लाखों यहां पर विशेषण हो जाएगा। अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा विशेषण होगा, बताओ कौन सा विशेषण होगा, तो आप कहोगे संख्यावाची विशेषण हो जाएगा। कौन सा, ये हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा संख्यावाची, ये हो जाएगा संख्यावाची या संख्यावाचक बोल सकते हो, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। कौन सा दोस्त, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा रहेगा इसका, आप कहोगे ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लोग यहां पर क्या बन जाएगा, तो आप कहोगे यहां पर ये विशेष से बन जाएगा। आगे देखना क्या कह रहा है, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। इसको सबको मिटा लेते हैं यहां से। ये कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि मन चाही वस्तु का नष्ट होने पर हृदय का संवेदनमय होना में कौन सा रस है। ये कह रहा है कि कोई मनचाही वस्तु का नष्ट होना या होने पर हृदय का संवेदनमय, संवेदना मतलब बहुत शांतिपूर्वक, संवेदना होना कौन सा रस कहलाता है, कौन सा रस है। आपके पास से कोई ऐसी वस्तु चुर जाए या नष्ट हो जाए, जिसका अंत हो जाए, ऐसी वस्तु जो आपको बहुत ज्यादा प्रिय थी, तो आपके मन में कौन सा भाव उत्पन्न हो जाएगा। तो मैं कहूंगा शांत रहेंगे आप,
बताओ भाई, आप शांत रहोगे? मैंने कहा था कि हमें ऐसे और जब सवाल हमारे सामने आते हैं तो हमें सिर्फ ऑप्शन लगाने से मतलब होता है कि किसी भी तरीके से हमारा आंसर सही हो जाए। तो मैं उसकी ट्रिक हर बार आपको बताता हूं, तो आप इसमें कुछ ऐसा ढूंढो जिससे कि आपको लगे। अब वो कह रहा है कि मन चाही कोई वस्तु है, आपकी ही कोई मन चाही वस्तु अगर आपसे दूर हो जाए, वो नष्ट हो जाए, कोई छीन के ले जाए, तो आपको कैसा महसूस होगा? क्या आप शांत हो जाओगे? क्या आप करुणा दिखाओगे वहां पर? क्या वहां पर अद्भुत हो जाओगे? या वहां पर वात्सल्य यानी कि बालक वाला वात्सल्य रस जो होता है, तो क्या होगा वहां पर? तो आप कहोगे सीधी बात है भाई, जब मुझसे कोई वस्तु मुझसे छीन ली जाएगी तो मैं उदास हो जाऊंगा, यानी मैं उस चीज का शोक मनाऊंगा, नहीं मनाऊंगा कि यार वो ऐसे चली गई या जो भी आप समझ रहे हो ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्त? यहाँ पे हो जाएगा करुण रस। कौन सा दोस्त? करुण रस हो जाएगा, यानी कि आप शोक मनाओगे। और इसका स्थायी भाव क्या होता है? इसका स्थायी भाव होता है शोक। जब भी कोई आपसे मनचाही वस्तु दूर हो जाएगी तो आपके मन में जो भाव उत्पन्न होगा वो शोक होगा, और अफसोस, मतलब शोक या अफसोस करोगे उस चीज का कि यार ऐसा क्यों हो गया। समझ रहे बात को? तो शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? बोले निर्वेद हो जाता है। क्या जो होता है वो दोस्त? निर्वेद हो जाता है। अद्भुत रस का विस्मय हो जाता है। वात्सल्य रस का वात्सल्य हो जाता है। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। क्या कह रहा है इसमें? इसको मिटा लेते हैं सबको। इसमें कहा जा रहा है हमसे, इसमें कहा जा रहा है कि कृदंत प्रत्यय किस प्रकार के शब्द के साथ जुड़ता है? किस प्रकार के शब्द के साथ जुड़ता है? ये बात मैं कई बार आपको सिखाई है, तो मैं आपको आंसर बता देता हूं कि ये जुड़ जाता है भैया किसके साथ? क्रिया के साथ। कृदंत प्रत्यय जुड़ते हैं क्रिया के साथ। देखो प्रत्यय दो तरीके के होते हैं, पहले आप सीख लो। आंसर तो मैंने लगा दिया, फिर भी सीख लो। जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय जो होते हैं दोस्त, ये दो तरीके के हो जाते हैं। कौन से? दो तरीके के। एक तो होता है क्रिया के साथ। जब क्रिया के साथ लगता है तो ऐसे प्रत्यय को क्या बोलते हैं? ऐसे प्रत्यय को बोलते हैं हम कृदंत प्रत्यय। यहां पर पूछा भी है, ठीक है भाई। यहां पर होता है कृदंत प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इन क्रिया से बचकर बाकी जितने बचते हैं, जैसे जैसे संज्ञा हो गई, जैसे संज्ञा, अगर संज्ञा के साथ कोई प्रत्यय लग जाता है तो वो कौन सा प्रत्यय होता है? संज्ञा के साथ लग जाता है, या सर्वनाम के साथ लग जाता है? सर्वनाम, सर्वनाम के साथ लग जाता है, या विशेषण के साथ लग जाता है? किसके साथ? विशेषण, विशेषण के साथ लग जाता है। समझ रहे हो बात को? तो ऐसे जो प्रत्यय होते हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं तदित प्रत्यय। तदित, तदित प्रत्यय। ठीक है भाई, तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। अगर आपसे ये पूछा गया है, यानी कृदंत प्रत्यय आपसे पूछा गया है, तो तदित भी तो पूछ सकता है। वो ये भी तो पूछ सकता है कि तदित प्रत्यय कहां पर लगते हैं। तो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। सर्वनाम, संज्ञा के साथ भी लग सकते हैं, सर्वनाम के और विशेषण के भी। लेकिन क्रिया के साथ जो प्रत्यय लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको तदित प्रत्यय बोलते हैं। तदित प्रत्यय किस प्रकार के शब्द में लगता है? तो वो क्रिया के साथ लगता है। ठीक है भाई, काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखो क्या कह रहा है सवाल नंबर अगला, ये रहा मेरे लल्ला। सवाल के अंदर कहा जा रहा है हमसे, क्या कह रहा है? बोले देख लो क्या कह रहा। इसमें ये कह रहा, इसको मिटा लेते हैं, इसको मैंने मिटाया। ये कह रहा है हमसे, ये कह रहा है कि बोली किसकी इकाई है? बोली किसकी इकाई है, जरा बताओ। बोली किसकी इकाई है? बोली, तो आप कहोगे भाषा की छोटी इकाई। कई बार मैंने आपको बताया है कि जो बोली है वो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो जाती है। यहां पर सबसे होता तो और ज्यादा सुंदर हो जाता है ना। तो बोली क्या है भैया? भाषा की छोटी इकाई है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वोकैब का मसला है, इसमें रटने वाली कोई चीज नहीं थी। ठीक है भाई, आगे आ जाते हैं, इसको मिटा लेते हैं सबको। इसमें कह रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि जटिल का विलोम शब्द, जटिल का विलोम मतलब एंटोनिम पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एंटोनिम पूछ रहा है दोस्त। विलोम पूछ रहा है यानी एंटोनिम पूछ रहा है। ठीक है भाई, एंटोनिम यानी उल्टा पूछ रहा है। तो जटिल का क्या हो जाएगा? आप कहोगे ये तो बड़ा आसान है, सरल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला, ये भी वोकैब का सवाल था। इसमें क्या कह रहा है जरा देखना। इसमें क्या कहा जा रहा है दोस्तों, जरा देखो, पढ़ो, सुनो, है ना। 500 में देखना क्या कह रहा है इसमें कि स्वरों की मात्राओं, अनुस्वार एवं विसर्ग सहित व्यंजन वर्ण की व्यवस्था को क्या कहते हैं? ये क्या कहना चाह रहा है कि स्वरों की मात्राएं होनी चाहिए, नंबर 1, अनुस्वार होना चाहिए, नंबर 2, विसर्ग सहित यानी विसर्ग भी होनी चाहिए, नंबर 3, और व्यंजन वर्ण की व्यवस्था। ये जो
तीनों चीजें हैं, इनको अगर व्यवस्थित किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो इसको कहने का क्या है भाई, ये वोकैब का है, इसको 12 खड़ी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? 12 खड़ी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ये भी वोकैब वाली बात थी, रटने वाली बात थी ये भी। आगे क्या कह रहा है भाई? सिखाने वाली चीज ज्यादातर ग्रामर में आती है। किसमें? ग्रामर के अंदर आती है ज्यादातर सिखाने वाली चीज है। इसके अंदर क्या कहा जा रहा है दोस्त? सवाल नंबर आपके सामने, इसको मिटा लेते हैं यहां से। क्या कह रहा है इसमें? कहा जा रहा है हमसे, इसमें कह रहा है कि चूहे के चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। कहावत का अर्थ क्या है? यहां पर हमारी कहावत है, इतनी इतनी कहावत है। क्या? चूहे के चाम से, यानी कि चूहा का जो चमड़ा होता है, चाम से नगाड़े नहीं मढ़े जाते। नगाड़े मतलब ढोलक नहीं बनते हैं, चूहे की खाल से ढोलक नहीं बनते हैं। ये बात, ये जो कहावत है, ये बात कहना चाह रही है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हुआ कि छोटी चीज से बड़ा काम नहीं हो सकता। पढ़ लेते हैं यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। सीधा सा तो यही है इसका आंसर। यहाँ पर क्या दिया वो देख लेते हैं। यानी कंजूसी करना बिल्कुल नहीं होगा। सीमित साधनों से काम चलाना, सीमित साधनों से काम चलाना, काम चल ही नहीं सकता भाई, नहीं चल सकता, यहां पर खत्म हो जाएगा। छोटे होकर बड़े काम करना, नहीं भाई, छोटा होकर बड़े काम कैसे कर देगा? यानी चूहा जब छोटा होता है तो उसकी खाल भी छोटी होगी, तो नगाड़ा कैसे बन जाएगा? नहीं बनेगा। तो यहां पर सीमित साधनों से बड़े काम नहीं होते। हाँ, ये सही है। अगर साधन हमारे पास सीमित हो तो हम बड़े काम नहीं कर सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो यहां पर एक सवाल है जो मैं हर बार आपको दे देता हूं, हर बार आपको देता हूं। यहां पर फिर से मैंने एक सवाल रखा है और इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताना। ठीक है भाई, इस सबको मिटा देता हूं यहां से। और यहां पर सवाल दिया गया है आपको, सवाल यहां पर आपको दिया गया है। बोले क्या है कि सवाल यहां पर है, सवाल है कि मुक्तक का दूसरा प्रसिद्ध नाम क्या है? एक मुक्तक होता है, मुक्तक छंद, मुक्तक छंद होता है। इस मुक्तक छंद का दूसरा नाम क्या है? यानी मुक्तक छंद को और किस नाम से जानते हैं? ठीक है भाई, ये आपका क्या है दोस्त? ये आपका बन जाता है, ये आपका बन जाता है होमवर्क। क्या है भाई? ये है